हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से साइंटिस्ट जो है इस एटॉमिक मॉडल को लेकर के कंटिन्यू अपनी रिसर्च करते रहे। ओके, एंड उनमें सबसे पहले नाम था जे थॉमसन का, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल का, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। उसके बाद साइंटिस्ट रदरफोर्ड आए, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो मॉडल आता है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो इस वजह से इस बोर के एटॉमिक मॉडल को एक और नाम दिया गया, दैट इज मॉडल ऑफ रदरफोर्ड बोर। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि बोर ने, जो साइंटिस्ट बोर थे, उन्होंने रदरफोर्ड के भी कुछ कंसेप्ट उठाए थे। ओके, जो कि उसके ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए इसको बोला गया है कि एटॉमिक मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड बोर, या इसको और एक नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ बोर। यानी कि जो साइंटिस्ट नील बोर थे, उन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को एक्चुअली एक्सप्लेन किया था क्वांटम मैकेनिकल के बेस पे। ओके, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये एक्चुअली जो साइंटिस्ट बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने जब इस एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, तो उस समय इन्होंने पूरा जो ये एटॉमिक मॉडल की थ्योरी रिप्रेजेंट की थी वो बेस्ड था हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, तो यही एक सक्सेसफुल स्टोरी है नील बोर के लिए, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन को लेकर के सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी। ओके, लेकिन यही इनकी लिमिटेशन भी बन गई बाद में कि एक्चुअली ये बहुत जगह तो काम कर रहा था, पर बहुत जगह काम नहीं भी कर रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा अगर हम और कोई एटम लेते हैं तो। ओके, तो चलिए एनीवेज इसको इन डेप्थ में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये बेस्ड है क्वांटम थ्योरी पे। ओके, तो क्वांटम थ्योरी हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए हैं। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि किसी एटम को अगर हम एनर्जी देते हैं, ओके, अगर किसी एटम को हम एनर्जी देते हैं तो वहाँ से रेडिएशंस एनर्जी के फॉर्म में निकलते हैं, एंड ये जो एनर्जी बाहर निकलती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। ओके, एंड मल्टीपल क्वांटा को हम बोलते हैं क्वांटम। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी थ्योरी पे, आई मीन क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है ये बोर का एटॉमिक मॉडल। ओके, तो साइंटिस्ट नील बोर ने 1913 में अपना ये बोर का एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, एक्सप्लेन किया था, अनाउंस किया था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट यानी कि 7 पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए देखते वन बाय वन कि साइंटिस्ट नील बोर ने अपने इस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट स्टूडेंट्स कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के चारों तरफ, उस एटम के चारों तरफ मतलब उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ, ओके, फिक्स सर्कुलर पाथ पे जो है इस तरीके से चक्कर लगाते रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। तो सबसे पहले इसको ऑर्बिट बोलते हैं, साइंटिस्ट नील बोर ने हमको बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बोला गया इस फर्स्ट पोस्टुलेट में कि जो एंगुलर मोमेंटम है इस ऑर्बिट का, वो कभी भी किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटिटी h/2π। यानी कि इस चीज़ को समझिए, साइंटिस्ट ने ये बोले कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन ऑर्बिट का, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑर्बिट का, वो इक्वल होता है किसके? n इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। ये आ गया सबसे पहला पोस्टुलेट। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2π, ये उन्होंने फॉर्मूला बता दिए। अब स्टूडेंट्स हमको ये बात पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन मतलब कि सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर मोशन यानी कि उसके चारों तरफ घूमता है सर्कुलर पाथ पे, तो उस समय उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर पाथ पे जो इस तरीके से मोशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंड इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। ओके, तो ये फॉर्मूले पे बाद में आते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट नील बोर ने क्या बोले कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये इक्वल होता है किसके?
इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि स्मॉल n को हम बोल रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल क्यों, यानी कि इंटीजर कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटिटी h अपॉन 2 पाई। ये साइंटिस्ट नील बोर का पहला पोस्टुलेट था। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि ये फिक्स है, ये मूव नहीं करते। ऑर्बिट जहाँ है वो है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ये भी फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या है, हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। या आपने इस तरीके से पढ़े होंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। उन दोनों न्यूक्लियस एंड उस पार्टिकल जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ रेडियस, राइट। अब ये तो हो गया रेडियस। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो ये एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ये इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस के। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। ये बता चुके हैं हमने, राइट, फॉर्मूले में। तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी एंड आर इज व्हाट, रेडियस। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज एम वी आर। सो दैट्स वाई एम वी आर इक्वल हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई के। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे जो हमारे पास ये टर्म्स मिल रही है, एम वी आर एन एच 2 पाई, ये सब क्या है। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो ये m है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से वहाँ पे चक्कर लगा रहा है उस न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल v। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, h क्या है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताए थे 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड में है ये। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद ये 2 पाई जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ये सब चीज़ें थी बोर के एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट में। चलिए बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट की। सेकेंड पोस्टुलेट में बताया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं, इन हर एक ऑर्बिट की जो है फिक्स एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी होती है, एंड इस वजह से इनको हम बोलते हैं एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। ओके, एंड इसको जो है एक पर्टिकुलर नंबरिंग से या फिर एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ का पहला ऑर्बिट है तो 1, ये सेकेंड है तो 2, ये थर्ड है तो 3। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अगर 1 बोल रहा हूँ n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, n इक्वल टू 2 बोल रहे हैं तो सेकेंड ऑर्बिट पे है, n इक्वल टू 3 बोल रहे हैं तो दैट इज थर्ड ऑर्बिट। स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 1 2 3, एक तरीका ये है। अगर आपको लेटर से इसको लिखना है तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा k, फिर l, m, n, o, इस तरीके से आता जाता है। तो ये हो गया नील के बोर का सेकेंड पोस्टुलेट। चलिए बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जितने समय तक के मूव करते जाएगा, ओके, इन अ परमिसिबल ऑर्बिट। परमिसिबल ऑर्बिट का मतलब क्या है, जिस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें उसको परमिशन दी गई कि आपको इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाना है। ओके, तो अगर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट पे, एक ही शेल पे लगातार घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई भी रेडिएट एनर्जी नहीं है। रेडिएट एनर्जी नहीं मतलब कि वो एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता है, एंड ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एक डेफिनेट ऑर्बिट पे लगातार चक्कर लगा रहा है, एंड वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे लगातार घूमते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज कर सकता है और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अगर वो वहीं पे ही रहेगा तो। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, एक जैसे रहेगी। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन के पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिक्स होगी, वो ना तो कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। क्यों कम भी नहीं होगी, क्योंकि वो रिलीज नहीं कर रहा है, और बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। चलिए बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की।
अब यहाँ बोला गया कि मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में घूम रहा था। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है, यानी जंप कर जाता है लोअर एनर्जी के ऑर्बिट से हायर एनर्जी के ऑर्बिट में, यानी कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जो है वो जंप कर जाता है, एंड इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इसको मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी एनर्जी कम है। अब मान लीजिए इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी गेन कर लिया, तो ये उसके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे चले जाता है। ओके, इतना क्लियर है क्या? तो इसी को जो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये था फोर्थ पोस्टुलेट। चलिए बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी एक टेंडेंसी होती है, इनकी एक आदत होती है, भले ही वो हायर एनर्जी के ऑर्बिट में चले तो जाते हैं, लेकिन ये वापस अपने घर रिटर्न बैक हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। जैसे कि स्टूडेंट्स कोई भी अगर पर्सन जॉब करने जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो आखिर घूमने के बाद वो वापस तो घर ही आएगा ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो भी गया, वो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में चले भी गया, लेकिन बाद में वो रिटर्न बैक तो आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही। तो देखिए, जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये हायर एनर्जी वाले लेवल के ऑर्बिट में चले गया था, राइट। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे, तो उस कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ डेफिनेट सी बात है एनर्जी को रिलीज करेगा, जो कि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसको क्या करता है? एमिट करता है। एंड ये चीज़ यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है कि यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, यानी कि लो एनर्जी लेवल का ये ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा था। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, अब उसकी एनर्जी बढ़ गई। पहले मान लेते हैं E1 एनर्जी थी, अब एनर्जी बढ़ करके E2 हो गई। तो जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ चले जाता है? हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में। ओके, तो यहाँ पे उसने जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया तब गया वो कहाँ? हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट पे। लेकिन वो वापस जब आता है तो वो एनर्जी को रिलीज कर देता है, एंड रिलीज करने की वजह से वो हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट पे आ जाता है। तो ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट जो फिफ्थ पोस्टुलेट था इस नील बोर के एटॉमिक मॉडल का। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट की। सिक्स्थ पोस्टुलेट में साइंटिस्ट नील बोर ने ये बताया कि यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही थी, एनर्जी एमिट कब हो रही थी? जब हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापस अपने लो एनर्जी लेवल पे आ रहा था, तो एनर्जी जो है वहाँ से एमिट हो रही थी। तो ये एनर्जी जो एमिट हो रही है, जिसका एमिशन बोलते हैं हम, एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा था। ओके, लगातार नहीं हो रहा था, बट ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में या बंडल्स के फॉर्म में हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। ओके, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एग्जैक्टली कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। तो यही था सिक्स पोस्टुलेट। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट नंबर 7, जिसमें साइंटिस्ट बोर ने ये बताया कि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वन क्वांटम एनर्जी। समझिए इस चीज़ को। दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल मतलब कि मान लीजिए जो पहला ऑर्बिट था उसकी एनर्जी मान लेते हैं E1 है, कम है। फिर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करके वो एक्साइट होकर के सेकेंड एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में चले जाता है। तो सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको मान लेते हैं E2। तो इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। यही होगा ना स्टूडेंट्स, E2 माइनस E1। तो 7 पोस्टुलेट में साइंटिस्ट ने यही बताया है कि जो ये टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है क्वांटम एनर्जी के। एंड क्वांटम एनर्जी किसके इक्वल होती है? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के बेस पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? h न्यू। h इज व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इसको इक्वल कर दिए, क्योंकि यही तो रूल था कि जो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो इक्वल होता है वन क्वांटम एनर्जी के। इतना क्लियर है? तो E2 एंड E1 क्या है? एनर्जी ऑफ द हायर एंड द लोअर एनर्जी लेवल। तो उनके बीच के डिफरेंस को हम दिखा रहे हैं, दैट इज डायल E सिंबल से, यानी कि E2 माइनस E1, इसको हम लिख सकते हैं डायल E, एंड h न्यू विल बी h न्यू।
सो फॉर्मूला हो जाएगा डायल ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला एज पर द 7th पोस्टुलेट ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल था बहुत सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल क्यों हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि इनके इस बोर के एटॉमिक मॉडल की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन की एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ओके, अब साइंटिस्ट बोर ने क्या क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस यही कवर करना था कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।